हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? सब बढ़िया? सब साथ में लर्निंग कर रहे हैं ना? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। क्लास 12 सेकेंड यूनिट लेक्चर नंबर 12। आज के टॉपिक है हमारे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। और ये जो आज का टॉपिक है वो अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ वॉच फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। पूरा वीडियो आप देखो और आपको टॉपिक क्लियर होगा। क्लियर? चलो लेते हैं व्हाट इज़ कैपेसिटर। ठीक है, तो पहले कैपेसिटर जान ले। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज़ a system of two conductors, खराब है, conductors separated by insulator। और ये जो अरेंजमेंट होगी ना, ये आपकी जो सिस्टम होगी, मार्कर आपकी ख़राब है यहाँ पे, रुको एक मिनट। और ये जो आपकी सिस्टम होगी वो क्या करेगी? तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगी। ये क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगी। ठीक है, इट विल स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहाँ पे? इंसुलेटर के अंदर, आपकी जो मीडियम होगी उनके अंदर। कैसे स्टोर करेगी? तो वो तो पहले क्या करेगी? चार्ज का स्टोरिंग करेगी। चार्ज को स्टोर करेगी तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी। क्लियर? कहाँ पे स्टोर होगी? इंसुलेटर के अंदर स्टोर होगी। समझ में आ? तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो कैपेसिटर आपकी एक सिस्टम है जो चार्ज को स्टोर करती है। चार्ज को स्टोर करने से उनके जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, जो इंसुलेटर होगा, उनके अंदर उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी। समझ में आ कि नहीं आपको? तो ये होती है आपकी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए खाली इतना आप याद कर लो कि कैपेसिटर एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए आप क्या करते हो? यूज़ करते हो। ठीक है, चलो इनको आगे जाके और डिस्कस करेंगे हम। ये जो कैपेसिटर होती है ना, वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक आपकी सर्किट होगी। ठीक है, उनके अंदर आप मोस्टली देखोगे, आपका कैलकुलेटर में बोलूँ, आपकी जो माउस होती है, ठीक है, लैपटॉप की, तो उनके अंदर भी आपको एक कैपेसिटर दिखेगा। और अगर मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊँ ना, तो और आपको आइडिया मिलेगा कि ये कैपेसिटर कैसे दिखती है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी इंस्ट्रूमेंट या तो सर्किट बोर्ड खोलोगे तो वहाँ पे आपको मिले, तो आप पहचान जाओगे कि भाई ये कैपेसिटर है। और उनके ऊपर उनका कैपेसिटेंस भी लिखा होता है कि इतना कैपेसिटेंस है ये कैपेसिटर का। देखो ऐसे अगर आप कोई शेप देखोगे ना, ये शेप, तो ये क्या आपकी कैपेसिटर्स है। ये आपकी क्या है? कैपेसिटर्स है। समझ में आ कि नहीं आपको? देखो ये आपकी सारी कैपेसिटर्स है, ये वाली। ठीक है, अलग अलग कैपेसिटेंस होगा और इनके ऊपर लिखा होगा यहाँ पे उनका कैपेसिटेंस भी लिखा होगा। तो आपको जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ऐसी कोई फ़ोटो, ऐसी कोई एलिमेंट दिखे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, तो ये क्या है? आपकी कैपेसिटर्स है। देखो और मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही, ये आपके कैपेसिटर्स है ना। का फंडा क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बुक वाले टॉपिक पे लेके जाता हूँ। तो मानो कि यहाँ पे कंडक्टर मैं कंसीडर करूँ, ठीक है, और ये एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर कंडक्टर है। जब मैं इनके ऊपर चार्ज ऐड करना स्टार्ट करूँ, ठीक है, जब मैं इनके ऊपर चार्ज ऐड करना स्टार्ट करूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे कोई पोटेंशियल मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनके ऊपर ना मैक्सिमम चार्ज ऐड करना है, क्योंकि आपने आगे बोला कि कैपेसिटर का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब स्टोर कर पाएगा ज़्यादा? जब उनके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा। ठीक है, तो आपको चार्ज को ज़्यादा स्टोर करना है यहाँ पे। क्लियर? लेकिन क्या होगा, देखो कि जब चार्ज आप इनके ऊपर ऐड करते जाते हो, एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज ऐड करते जाओगे, तो उनके सराउंडिंग रीजन में उनकी जो पोटेंशियल होगी ना, वो मैक्सिमम बनती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा कि इनके बाजू में यहाँ पे नेबर में जो एयर होगी, एयर का आयोनाइजेशन हो जाएगा, उतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बन जाएगा। किसका? चार्ज की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बन जाएगा कि एयर का क्या हो जाएगा वहाँ पे? आयोनाइजेशन। अभी देखो एयर का आयोनाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि ये जो
इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो लीक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी चार्ज आपकी लीक करना स्टार्ट करेगी तो उनका वहाँ पे एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी क्या बन जाएगी, आगे जाके कम बन जाएगी। तो आपको क्या करना है कि चार्ज को लीक भी नहीं होने देना और पोटेंशियल को कम करना है और मैक्सिमम चार्ज को आपको क्या करना है, स्टोर करना है। तो इनके लिए देखो ये पॉसिबल है कि नहीं कि ये आपकी एक कंडक्टर हो और यहाँ पे पोटेंशियल मुझे नेबर में कम रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने ऐड कर दिया ये, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दिया और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर कंसिडर कर लूँ तो आपको पता है अल्टीमेटली क्या होगा कि पॉजिटिव इनका जो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा ये नेगेटिव की वजह से वो पोटेंशियल क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। पोटेंशियल आपकी यहाँ पे रीजन में कम होगी तो एयर का जो आयनाइजेशन होता था वो एयर का अभी आयनाइजेशन नहीं होगा, मतलब ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्लियर। तो आप इनके ऊपर क्या कर पाओगे, चार्ज और ऐड करते जाओ, ये पोटेंशियल को क्या करता रहेगा, कम करता रहेगा और ये आपका चार्ज क्या करेगा, ज़्यादा ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा चार्ज आपकी यहाँ पे ऐड होगी उतनी ज़्यादा इनकी कैपेसिटी बनेगी, क्लियर। चलो तो प्लेट के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ मैं, वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में आप ध्यान। तो देखो यहाँ पे वो स्फीयर की जगह पे यहाँ पे एक प्लेट है जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज देते जाओगे आप, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देते जाओ तो इनके नेबर रीजन में क्या होगा, पोटेंशियल बनता जाएगा, पोटेंशियल और स्ट्रॉन्गर बनेगा। एक टाइम पे इनका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे जो भी मीडियम होगी, एयर होगी, तो एयर का क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन। तो वो पोटेंशियल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और प्लेट लेके आते हैं, प्लेट बी, ठीक है। तो प्लेट बी को जैसे ही प्लेट ए के बाजू में लेके आओगे, पॉजिटिवली चार्ज है तो इनकी साइड पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे कौन सी चार्ज डेवलप होगी, पॉजिटिव। लेकिन आपने बोला ना कि अगर यहाँ पे ए वाली रीजन में मुझे पोटेंशियल कम करनी है तो वो किसकी वजह से कम हो सकती है, नेगेटिव की वजह से। तो ये पॉजिटिव को मुझे हटाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव को मैं हटा दूँ तो ये नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा तो इनके ऊपर और मैं पॉजिटिव चार्ज क्या कर पाऊँगा, ऐड कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो आप, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दूँ इनका। तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज है आपका, प्लेट ए, ये कौन सी है, प्लेट ए, और एक कौन है आपकी, प्लेट बी। तो प्लेट ए के ऊपर देखो आपकी पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट बी को आपको क्या करना है, फिर ग्राउंडिंग करना है। प्लेट बी को आप क्या करोगे, ग्राउंडिंग करोगे, ठीक है। तो देखो जब भी आप ये प्लेट बी को अगर मैं यहाँ से ग्राउंडिंग करूँ, अगर ये प्लेट बी को मैं यहाँ पे ग्राउंडिंग करूँ तो यहाँ पे जितना भी ये पॉजिटिव है ना उनको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज आके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे अभी खाली कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कौन सी चार्ज रह जाएगी, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ग्राउंडिंग करने से ए प्लेट बी के ऊपर ये जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब क्या होगा, देखो इनका ये क्या करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल से नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होगा आपका, कम होगा। मतलब ओवरऑल जो ये आपकी स्पेस बनेगी वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, कम, डिक्रीज्ड होगी। पोटेंशियल डिक्रीज्ड होगी तो आप और चार्ज यहाँ पे ऐड कर पाओगे और यहाँ पे चार्ज आप क्या कर पाओगे, ऐड कर पाओगे। जितना ज़्यादा चार्ज आपका स्टोर होगा उतनी ही ज़्यादा एक कैपेसिटर की क्या बनेगी, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। जितना ज़्यादा आपका प्लेट के ऊपर चार्ज ऐड कर पाओगे आप उतनी ज़्यादा एक कैपेसिटर की कैपेसिटी बनती है एनर्जी स्टोर करने की। समझ में आया कि नहीं आपको, क्लियर। तो आपकी जो कैपेसिटर है, क्लियर, तो उनके बाजू में एक अनचार्ज प्लेट लेके आके या तो उनको ग्राउंडिंग करो तो इनकी कैपेसिटी आप क्या कर पाते हो, इंक्रीज कर पाते हो, ठीक है। इनका कैपेसिटेंस और इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस मतलब कि एबिलिटी टू, यहाँ पे देखो सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो एबिलिटी टू स्टोर दी चार्ज, कि चार्ज स्टोर करने की जो प्लेट की एबिलिटी है वो। समझ में आ कि नहीं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वैसे ही है कि एक नेगेटिव बन गया था ना, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि भाई ये नेगेटिव प्लेट कैसे बनी, कि यहाँ पे आपने ग्राउंडिंग किया तो पॉजिटिव सारा कहाँ पे निकल गया, ग्राउंड से नेगेटिव ऐड होके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, उनकी वजह से पोटेंशियल कम होगा। देखो ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो रीजन होगी वहाँ पे पोटेंशियल आपकी डाउन होगी तो ज़्यादा चार्ज आप ऐड कर पाओगे, क्लियर। तो ये जो आपकी अरेंजमेंट बनती है ना ऐसे,
इनको आप क्या बोलते हो, कैपेसिटर। इनको आप क्या बोलते हो, कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर आपकी 3 टाइप की, और हमें एक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक कौन सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी आपने जो ये डिस्कस किया वो। ठीक है, कौन सी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकेंड इज स्फेरिकल कैपेसिटर, सेकेंड कौन सी है, स्फेरिकल कैपेसिटर। थर्ड आपकी कैपेसिटर है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये थर्ड आपकी कौन सी है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चलो, तो ये जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, अगर वो फिक्स्ड होगा तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो वेरिएबल कैपेसिटर है तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो कैपेसिटर की यहाँ पे सिंबल देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंबल में देखो कि आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ। ये आपकी कौन सी है, फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाली कैपेसिटर है। और एक जो कैपेसिटर होती है वो कौन सी होगी, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू आप क्या कर पाओ, चेंज कर पाओ। ठीक है, तो उनका सिंबल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, ये आपकी नॉर्मल कैपेसिटर, और आपको पता है वेरिएबल के लिए आप क्या लगा देते हो, ऐसे ऊपर एरो कर देते हो ना। तो ये कौन सी कैपेसिटर का सिंबल होगा, वेरिएबल। ये कौन सी कैपेसिटर होगी आपकी, वेरिएबल कैपेसिटर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं आपको। ये कौन है, फिक्स्ड कैपेसिटर की सिंबल। क्लियर, चलो तो आगे और भी हमें स्टडी करना है। अगर आपको डाउट लगे, देखो अगर यहाँ पे आपको समझ में ना आए तो मुझे आप फ़ोन करो, कुछ भी। ठीक है, और डाउट सॉल्यूशन के अंदर आप इनको नोट करके रखना, मैं लाइव लेक्चर के अंदर फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट आपकी कैपेसिटेंस। चलो, तो आपको पहले भी बोला मैंने, कैपेसिटेंस क्या होगा, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस क्या होगी, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो आपको पता है जितना आप चार्ज देते हो कंडक्टर को, उतनी पोटेंशियल वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो फिर से, ये आपकी एक कंडक्टर में कंसिडर करूँ, अगर इनके ऊपर चार्ज मैं ऐड करूँ, इनके ऊपर चार्ज मैं ऐड करूँ, तो आपको पता है ना, V इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R। तो कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो इनसे R डिस्टेंस पे, तो जितना ज़्यादा आप चार्ज ऐड करोगे, ठीक है, तो चार्ज आपकी इंक्रीज होगी, Q इंक्रीज होगी, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि चार्ज इंक्रीज करने से आपकी पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊँ तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट C, और ये क्या होगा V। तो ये जो कांस्टेंट C है ना, वो कौन है, आपकी कैपेसिटेंस है। वो कौन है, आपकी कैपेसिटेंस है। वो कौन है, आपकी कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो C का इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, Q डिवाइड बाई V, और रिलेशन आप याद रख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करोगे, आगे जाके इनको और डिटेल में आपको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो ऐसा यूनिट आप बोल सकते हो यहाँ से, एक कूलम, और पोटेंशियल का क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट क्या होगा आपका, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट। और इनकी जगह पे आप इनको फैराडे भी बोल सकते हो। ठीक है, फैराडे। क्लियर, और उनका सिंबल होगा कैपिटल F। क्लियर, इनकी और स्मॉल यूनिट्स भी है। स्मॉल मतलब आपने पहले भी स्टडी किया है ना, माइक्रो कूलम था इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, तो वैसे यहाँ पे क्या होगी, माइक्रो फैराडे होगी। तो लाइक 1 माइक्रो फैराडे कितना होगा, आप सबको पता है, 10⁻⁻⁻⁶ फैराडे। तो जब भी आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ करोगे, ठीक है, तो जैसे आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर माइक्रो कूलम चार्ज को आपने कूलम के अंदर कन्वर्ट किया था, तो वैसे ही यहाँ पे हम माइक्रो फैराडे में आपका जो भी कैपेसिटेंस होगा उनको फैराडे के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 1 नैनो फैराडे किसके बराबर होगा, 10⁻⁻⁹ फैराडे होगा। 1 पाइको फैराडे होगा, तो पाइको फैराडे किसके बराबर होगा, 10⁻⁻12 फैराडे के बराबर होगा। समझ में आ कि नहीं। तो आपको एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन आपको ये जो कैपेसिटेंस की यूनिट है, ठीक है, उन सबको आपको वहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। क्लियर, चलो फिर इनकी डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर,
चलो, तो अभी आपने इक्वेशन डिराइव किया था ना कैपेसिटर का कि क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। तो देखो यहाँ पे, तो C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, तो यूनिट बोलो दो। तो इनका यूनिट क्या होगा, कुलम। ये वोल्ट है ना, तो वोल्ट का एक और था, याद है कि नहीं आपको, जूल पर कुलम, था कि नहीं, आपको याद है? नहीं है? अगर नहीं याद तो यहाँ पे देख लो, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी आपका क्या होता है, पोटेंशियल। तो V मतलब ये वोल्ट होगा, ये कुलम होगा, और ये क्या होगा, जूल। तो V क्या होगा, कुलम नीचे जाएगा, जूल पर कुलम बनेगा कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये क्या होगा, कुलम स्क्वायर डिवाइड बाय जूल। देखो आपके पास डायमेंशनल फार्मूला है, कुलम स्क्वायर क्या होगा, कुलम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। ठीक है, तो A1T1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो A2T2, ये किसकी जगह पे आ गया, कुलम स्क्वायर की जगह पे। और देखो आपकी जो जूल की डायमेंशनल फार्मूला है, तो वो तो सबको पता है, M1L2T-2। ये डायमेंशनल फार्मूला आपको याद है ना? ठीक है, किसका डायमेंशनल फार्मूला है, जूल का। अगर नहीं याद तो क्लास 11th की बुक खोलो और चेक करो। ठीक है, चलो, तो ये क्या बनेगा आपका, M-1L ऊपर जाके -2, ठीक है, T4 ये ऊपर जाके प्लस बनेगा ना, A2। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर, समझ में आ कि नहीं? तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा कैपेसिटेंस का। चलो फिर नेक्स्ट, एक आपकी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर करो और उनका कैपेसिटेंस निकालते। देखो, तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इनके आपको क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो एक कैपेसिटेंस, चलो, सो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो मानो कि एक कंडक्टर हम कंसिडर करें जिसकी रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर, और एक कंडक्टर के ऊपर आपको चार्ज कंसिडर करना है, चलो क्यू के बराबर। इनके ऊपर चार्ज में किसके बराबर कंसिडर करूँ, क्यू के बराबर। क्लियर, क्यू के बराबर इनके ऊपर आपकी चार्ज आपको कंसिडर करनी है। तो देखो, तो पोटेंशियल कितना होगा, तो आप सबको पता है कि भाई पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल आपको पता है कितना होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर, क्योंकि चार्ज इनके ऊपर किसके बराबर है, क्यू के बराबर। तो पोटेंशियल कितनी होगी, के क्यू बाई आर ऑन दी सरफेस। ठीक है, तो आपको कैपेसिटेंस अगर इनका निकालना है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला भी आपके पास है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, V क्या होती है आपकी पोटेंशियल, जो आपने बोला के क्यू बाई आर है, तो Q डिवाइड बाई पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाई आर। देखो क्यू क्यू कैंसिल, तो ये क्या होगा, R बाई के। तो कैपेसिटेंस आपको किसके बराबर मिला, R डिवाइड बाई के बराबर। क्लियर, तो ये आपका क्या मिला, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटर। अब देखो इनको और कन्वर्ट करते हैं। के कौन है, आपकी कूलम कांस्टेंट, और आप सबको पता है कि कूलम कांस्टेंट किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये कैपेसिटेंस का इक्वेशन याद रख लो आप, कि आर रेडियस वाली अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उनका कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर, तो आप बोलो कि सर अर्थ के लिए भी आप हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, तो अर्थ की रेडियस आपको पता होगी, तो आप उनका कैपेसिटेंस निकालोगे। चलो उनको कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ही वैल्यू चाहिए ना, अर्थ को मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर कर लूँ, तो इक्वेशन है मेरे पास उनके कैपेसिटेंस का, कौन सा इक्वेशन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन आर क्या होगी वहाँ पे, रेडियस। तो अर्थ की रेडियस आपकी कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, आपने क्लास 11th में स्टडी किया है। ठीक है, इनको अगर मैं मीटर में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 6.4 × 10⁻6 मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। चलो वैल्यू प्लेस्ड करो, तो 4 पाई की जगह पे 3.14, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या बनेगा, 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू आर कौन है आपकी रेडियस,
6.4 इंटू 10⁻⁶। तो आंसर आपको क्या मिलेगा? तो आंसर आपको मिलेगा 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। क्लियर? चलो, आपने बोला था ना 10⁻⁻6 मतलब कितना? माइक्रो। तो ये क्या होगा? 711 माइक्रो फैरेड है कैपेसिटर। तो ये आपको क्या मिल गया? अर्थ का कैपेसिटर। अब देखो ये इनकी जगह पे ना k इज इक्वल टू 1/4πε0, तो 4πε0 की जगह पे 1/k यूज़ कर सकते हो ना। तो यहाँ पे 1/9 इंटू 10⁻9 वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर पाते हो। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या यूज़ करना है। इनके लिए कोई कन्फर्मेशन वाली रूल्स नहीं है। तो समझ में आ कि नहीं सबको? तो ये आपने क्या निकाला? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ कितनी है? 711 माइक्रो फैरेड है। क्लियर? चलो, तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस हम डिफाइन करते हैं अभी। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होगा? दो आपकी प्लेट होगी, दोनों प्लेट का सरफेस एरिया क्या होगा? सेम होगा। दोनों पे चार्ज डेंसिटी अपोजिट होती है। एक के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना ही चार्ज यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड प्लेट के ऊपर होगा। समझ में आ कि नहीं? अगर इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज बोलोगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज सेकेंड प्लेट के ऊपर होगा, इनके ऊपर। तो ये जो अरेंजमेंट बनती है उनको आप क्या बोलते हो? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पे दोनों की सेपरेशन में डी कंसिडर करूँ तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि ये जो प्लेट होती है ना, दोनों प्लेट, दोनों सेम सरफेस एरिया, दोनों का सरफेस एरिया सेम होता है, प्लस इनके अंदर ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी आप फिलअप करोगे, लाइक एयर होगी। एयर तो नॉर्मल केस में, पेपर होगा, वहाँ पे ग्लास होगा, माइका होगा, कि इनका कैपेसिटेंस आप क्या कर पाओ? इंक्रीज कर पाओ। कैसे कैपेसिटेंस इनका इंक्रीज होता है तो वो आगे जाके हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे याद रखो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब क्या? कि व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी प्लेट्स आर अरेंज्ड बाय सम डिस्टेंस देन द अरेंजमेंट इज सेड टू बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अगर मैं बोलूँ इनसे कुछ आपको याद आता है? क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट आपने डिराइव किया था कि नहीं? E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2ε0। एक सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं? याद करो तो वहाँ पे दो अलग अलग केसेस लिए थे हमने। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। फिर एक और केस हमने लिया था कि एक के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज था दूसरे के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज था। और वहाँ पे 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3 निकाली थी कि नहीं आपने? ठीक है, तो आपको पता है कि जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है, तो ए वाली रीजन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 बनती है कि नहीं? क्लियर? और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या बनता था आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सबको याद है ये फार्मूला? मैंने वहाँ पे भी बोला था कि आप सेकेंड यूनिट में जब कैपेसिटर स्टडी करोगे तो ये वाली फार्मूला वहाँ पे आपको याद रखनी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ई विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होगा आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मानो कि ये चार्ज मैं क्यू कंसीडर करूँ, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज होगा उतना, तो सिग्मा यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई प्लेट एरिया। तो इनका प्लेट का एरिया मैं ए बोल दूँ तो क्यू डिवाइड बाई ए क्या बनेगा आपका? यहाँ पे देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू डिवाइड बाई ए इंटू क्यू डिवाइड बाई ए। इक्वेशन नंबर क्या बोलूँ? 1। फिर देखो एक रिलेशन था आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कंसिडर करूँ एंड द डिस्टेंस, तो वो फार्मूला कौन सी थी? V इज इक्वल टू ई इंटू डी था कि नहीं ये फार्मूला? ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फार्मूला रिप्लेस करना है वहाँ पे। तो ये क्या होगा? 1/ε0 क्यू ए और डिवाइड बाई डी होगा कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, E इंटू डी है ना, तो इंटू डी। क्लियर? तो ये क्या बनेगा आपका? पोटेंशियल।
आपको तो क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो कैपेसिटेंस का तो एक ही फॉर्मूला है, तो कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, तो कैपेसिटेंस की आपके पास फार्मूला है कि C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। क्यू आपका चार्ज होता है, वी आपकी पोटेंशियल होती है, ठीक है। तो क्यू डिवाइड बाई वी, वी पोटेंशियल है, तो वो क्या बनेगा, देखो क्यू डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 ए, तो ए क्यू क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन 0 ए ऊपर, तो एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी, दिस विल बी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपकी क्या बनेगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बनेगा किसके बराबर, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, ठीक है। अब देखो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया, सीधी बात है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं ऐसा बोलूँ कि कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जितना ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा, जितना प्लेट एरिया ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। जितनी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस ये 3 प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो, तो अलग अलग शेप के लिए मैं अगर आपको कैपेसिटेंस यहाँ पे निकाल के दूँ तो आपको ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये जस्ट न्यूमेरिकल टाइप है, खाली डेटा में दे देता हूँ, आपको कैलकुलेट करना है। अगर मैं बोलूँ कि कैपेसिटर की जो प्लेट है उनका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, देखो कितना ज़्यादा एरिया। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स अगर मैं आपको काफ़ी कम बोलूँ लाइक 1 mm, ठीक है, मतलब मीटर में करोगे तो 10⁻³ मीटर होगा, ठीक है। तो इनका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपके पास है ना इक्वेशन, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 8.85 10⁻⁻12। प्लेट एरिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में, डिस्टेंस कितना 10⁻³ तो इनका कैपेसिटेंस आपको क्या मिलेगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻9 फेरेड है, ठीक है। देखो प्लेट का एरिया कितना ज़्यादा था, 1 मीटर स्क्वायर था ना, फिर भी कैपेसिटेंस कितनी है, 10⁻⁻9 फेरेड है। एक और कैलकुलेशन ऐसे ही करो कि मानो कि आपको बोलूँ देखो यहाँ पे कि आपको मैं क्या बोलूँ कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड है, आपको मैंने कैपेसिटेंस दे दिया किसके बराबर, 1 फेरेड है, और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ना आपका 1 सेंटीमीटर है, किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर होगा। तो ये प्लेट का एरिया निकालो। देखो मैंने आप एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है, कैपेसिटेंस दे दिया, डिस्टेंस दिया, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब ए वाले केस में एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, तो आपका एरिया क्या होगा, C D डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं, ये को सब्जेक्टिव करो। चलो कैपेसिटेंस कितना, 1 फेरेड है, ठीक है, तो 1, डिस्टेंस कितना 10⁻⁻² डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, सॉरी एरिया आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आंसर 10⁻⁹ कैलकुलेट करो मीटर स्क्वायर। देखो ये प्रैक्टिकली है पॉसिबल कि आपको 1 फेरेडे कैपेसिटेंस चाहिए, तो आपका जो प्लेट का एरिया है ना 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, मतलब 30 किलोमीटर उनकी लेंथ और ब्रेड्थ बने तब जाके एरिया बने, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा प्लेट एरिया। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो 1 फेरेड कैपेसिटेंस यूनिट है ना वो काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो जब भी आप देखोगे इनको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपका कैपेसिटेंस या तो माइक्रो फेरेडे में होगा, या तो नैनो फेरेडे में होगा, या तो पाइको फेरेडे में होगा। क्योंकि फेरेडे देखो 1 फेरेडे कितना बड़ा यूनिट बन गया कि उनकी अगर आपको 1 फेरेडे कैपेसिटेंस चाहिए तो प्लेट का एरिया कितना चाहिए आपको, 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर के रेंज में, ठीक है, जो प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल। तो ये आपकी कैपेसिटेंस की यूनिट होगी, क्लियर। मतलब इतने कैपेसिटी वाले कैपेसिटेंस आप यूज़ करते हो, 1 माइक्रो फेरेडे, नैनो फेरेडे, पाइको फेरेडे, तो इनके
वाली रेंज आप प्रेफर करते हो। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? आई होप सबको ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपकी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, उनका जो इक्वेशन है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D, इनका डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक ए वाला इक्वेशन आप याद रखना कि स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस मतलब उनकी कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर। क्लियर, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने। और एक कैपेसिटेंस कि आपकी जो Q है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, ये वाला फार्मूला। और कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला। कैपेसिटर का जो वर्किंग है वो आपको समझने के लिए याद रखना है। ठीक है, समझ में आ कि नहीं? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? क्लियर, आपको जहाँ पे भी डाउट हो तो मैं मेरा नंबर फिर से एक बार आपको दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपको जहाँ पे भी कहीं पे भी डाउट हो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, तो 8320326921 ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर दीजिए, मैं आपको लाइव होके आपको जहाँ पे भी डाउट होगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और नाम तो पता ही होगा सबको आपको, है ना? अमित। ठीक है, ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे।